के बारे में बात किया है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फैक्टेंट्स के बारे में बात किया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक हाउ द सर्फैक्टेंट्स आर वर्किंग इन डिटेल. Purvi, is your problem fixed now? Yes, ma'am. Yes. So now, I will be sharing this entire presentation with you in the classroom. So do not get panicked. You will have all the details which I am talking to you right now. Okay? Right. So let us move further. तो ये how does surfactant work in detail? जैसे कि बेसिकली हम जब कपड़ा धोते हैं या बर्तन धोते हैं या फिर फ्लोर क्लीन कर रहे होते हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन दैट सरफेस. तो फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज रोल अप मैकेनिज्म. रोल अप मैकेनिज्म में क्या होता है, ये आपका कपड़ा है, कॉटन फैब्रिक. ऑन दैट कॉटन फैब्रिक यू हैव अ स्टेन, राइट, येलो कलर स्टेन. मेरा कर्सर दिख रहा है सबको, जोया? Yes, ma'am. Yes. So this is basically the stain. एंड मेरा सर्फैक्टेंट, अभी ये मॉलिक्यूल तो दिख रहा है ना आपको, पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये बेसिकली मेरा सर्फैक्टेंट का ग्रुप है जो कि जस्ट अभी छूने वाला है कपड़े को और स्टेन को भी. अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में सब सर्फैक्टेंट जाके बैठ गए, स्टेन पे भी बैठ गए और कपड़े पे भी बैठ गए. अब उन्होंने क्या किया, बेसिकली योर स्टेन इज ऑयल. तो ऑयल क्या करेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक. तो सर्फैक्टेंट का ये जो पार्ट रहता है, नॉन पोलर पार्ट, वो जाएगा आपके ऑयल के स्टेन के ऊपर, और जो आपका ये जो पोलर हेड है वो ऑयल से दूर भागेगा. इसके लिए आपका हेड बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. So now what is happening is basically in the next step you can see that the non-polar group was successful in removing the stain from the cloth. और अभी थोड़े बहुत जो मॉलिक्यूल सर्फैक्टेंट के हैं वो नीचे ढूंढ रहे हैं, क्या और कोई मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या स्टेन का. अगर दिख रहा है तो उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप जब वाटर वॉशिंग लेंगे तब वाटर वॉशिंग में ये पूरे सर्फैक्टेंट मॉलिक्यूल वॉश आउट करके निकल जाएंगे. Is this roll up mechanism clear to everyone, this part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let us speak about emulsification. इमल्सिफिकेशन भी कुछ एकदम रॉकेट साइंस की बात नहीं है, आप सब लोगों ने इसको पहले भी देखा है. इमल्सिफिकेशन, अभी आपका कॉटन का कपड़ा है, स्टेन है, मैं डाल रही हूँ अपने सर्फैक्टेंट्स को. तो अब क्या हो रहा है, ये जो सर्फैक्टेंट्स है वो ऑयल के स्टेन्स को ढूंढ ढूंढ के परेशान करके उसको बाहर निकल रहा है. तो क्या होता है, इमल्शन फॉर्म में कैसे रहता है, ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड रहते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इमल्सिफिकेशन, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, ये आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोलॉइड्स के पार्ट में. तो वहां पे क्या होता है, अगर इमल्शन फॉर्म होता है तो स्टेन्स जो है वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के तरह निकलते हैं. यानी कि जैसे कि ये पूरा का पूरा स्टेन एक बार से निकल गया, ऐसा नहीं होता है. अगर इमल्शन होता है तो छोटे छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह से ये छोटा छोटा करके तोड़ तोड़ के निकलते हैं, एक ही बार में नहीं निकलते हैं. And now the third part in how the surfactants work is the solubilization. अब solubilization, ये जो पार्ट है मैं स्पीक कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल इंडस्ट्री. केमिकल इंडस्ट्री में कैसे रहते हैं, डाइज यूज करते हैं कपड़े को डाई करने के लिए. आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डाइंग जो रहती है कपड़े की, वहां पे ये solubilization काम करता है. इसमें क्या होता है, interaction with the micelles in a solvent, that is water, a substance spontaneously dissolves to form a stable and a clear solution. अब जैसे कि आपने अभी तक डायजोटाइजेशन के बारे में पढ़ा नहीं है, ये आपके पेपर 6 में आपको अंजू मैम पढ़ाएंगी डायजोटाइजेशन. लेकिन मुझे याद है मैंने लास्ट ईयर जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया था, थोड़ा बहुत डायजोटाइजेशन मैंने एक्सप्लेन किया है. So diazotization is basically used for dyeing a fabric. तो ये उस एक्स्ट्रा डाई को जब हम निकालते हैं उसके लिए भी सर्फैक्टेंट्स यूज करते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डाई solubilization study. So first is roll up mechanism, second is emulsification, and third is dye solubilization. This is how the surfactants work in detail in 3 different types. Zoya, is it clear till now, up till here? Yes, ma'am. Okay. Now let us move a bit further. Micelle formation.
माइसल फॉर्मेशन मैंने आपको उस दिन सिर्फ बोर्ड पे ड्रॉ करके बताया था, अभी पिक्टोरियली जब भी आपको बताऊंगी तब ज्यादा समझेगा। आपके मग में जब आप नहाते हो तो ये मग में आपने पानी लिया है। अब अगर छोटे बच्चे के हाथ में मग देंगे पानी भरकर, तो वो क्या करेगा, वो जाके थोड़ा बहुत साबुन लेगा। ही विल टेक some amount of soap and drop it into the water. So initially when the soap is dropped into the water, you can now see that the polar group, head group, is pointing towards the water area, whereas the non-polar is suspending outwards. ये क्यों हो रहा है? Because water is basically polar solvent. So like dissolves like. That is why your polar head will be attracted towards water and the non-polar end will be suspended in the air, pointed outwards. अब क्या करेगा बच्चा? He will get little more amount of surfactant and again start adding into this water. ठीक है, तो अभी ये सेकेंड बीकर में हमको क्या दिख रहा है? That the surface is now getting saturated completely with the surfactant molecules and the next incoming surfactant is going into the bulk of the solution. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसको बुलाएंगे हम लोग मोनोमर। उसको क्या बुलाएंगे? मोनोमर्स। तो ये मोनोमर्स चले गए हैं बल्क ऑफ द सॉल्यूशन में। अब ये बच्चा क्या करेगा? थोड़ा और ज्यादा सर्फेक्टेंट लेके आएगा और उसमें और ऐड करेगा, लेकिन पहले से ही हमारा सरफेस सैचुरेट हो चुका था। तो नाउ द इनकमिंग मोनोमर्स will start again migrating into the bulk of the solution, and now what a fantastic structure which you can see over here is basically the micelle formation. ये सर्कुलर नेचर जो है इसको बोलेंगे माइसल फॉर्मेशन। माइसल फॉर्मेशन में देखो कैसे हाइड्रोफाइल जो हेड ग्रुप है वो वाटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और नॉन पोलर ग्रुप्स जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो पानी से दूर रहना चाहते हैं, बिकॉज दे आर नॉन पोलर। सो दिस ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ माइसल। इज इट क्लियर जोया नाउ? Yes, ma'am. Okay. Now let us go for a phenomena called as critical micelle concentration. It is also abbreviated as CMC. I repeat, CMC, which is critical micelle concentration. अब ये चीज किसके लिए यूज होती है? हम लोग जब इंडस्ट्री में काम करेंगे, केमिस्ट्री के लोग, तब हमको क्या करना है? सर्फेक्टेंट जितना कम से कम यूज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्टेन्स निकालने के लिए, तो हमारा इंडस्ट्री फायदे में चलेगा। अगर हमको बहुत ज्यादा सर्फेक्टेंट लग रहा है किसी स्टेन को वॉश आउट करने या किसी दाग धब्बे को निकालने के लिए, तो हमारी इंडस्ट्री लॉस में जाएगी। तो ये सर्फेक्टेंट कितना कम लग रहा है ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा हमें क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन। ये फिनोमिना बताएगा कि आपको कितना मिनिमम सर्फेक्टेंट चाहिए ताकि आपका स्टेन रिमूवल भी कम से कम सर्फेक्टेंट की वजह से हो। So you can see there is a plot on y-axis, this is gamma, and on the x-axis where you have concentration of the surfactant, Ln concentration of surfactant. अब क्या होता है, जब मैं स्टडीज करती हूँ तब मुझे एक ग्राफ मिलता है इस तरह से। ये प्लेटो नीचे 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 गया और उसके बाद में एक सैचुरेशन आ गया। तो ये जो पॉइंट है जहां पे आपका सैचुरेशन की शुरुआत हो रही है, ये पॉइंट है आपका CMC का पॉइंट। यानी कि आपको यहाँ से एक्स एक्सिस को आप एक्सट्रापोलेट करेंगे तब यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। यानी कि ये ग्राफ हमें बताएगा कि आपको इतना मिनिमम सर्फेक्टेंट लग रहा है ताकि आप आपके स्टेन को रिमूव कर पाए। This is called as critical micelle concentration determination. अब इस पॉइंट का बेनिफिट क्या है? ये पॉइंट के पहले आपका सरफेस सैचुरेट नहीं हुआ होता है, आपका सरफेस सैचुरेशन अभी तक नहीं हुआ होता है, लेकिन ये पॉइंट के बाद आपका सरफेस पूरी तरह से सैचुरेट होता है मोनोमर से, और नेक्स्ट इनकमिंग सर्फेक्टेंट मोनोमर्स आर गोइंग इनटू द बल्क, और यहाँ से चालू हो गया है आपका माइसेलर फॉर्मेशन। मतलब ये पॉइंट से आपके माइसेल्स बनना चालू हो गए हैं, और माइसेल्स किसको यूज हेल्प करते हैं? स्टेन रिमूवल के लिए। एक बार आपका माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया,
फिर उसके बाद आप कितना भी सर्फैक्टेंट डालोगे तो भी आपका सर्फैक्टेंट वेस्ट है, क्योंकि आपको तो मिनिमम इतना ही सर्फैक्टेंट चाहिए किसी भी स्टेन को रिमूव करने के लिए। इसके बाद अगर आप फर्दर इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फैक्टेंट, तो भी वो सरफेस टेंशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, आपका सरफेस टेंशन वहां पे कांस्टेंट जा रहा है। तो मिनिमम सर्फैक्टेंट रिक्वायर्ड इज दिस मच ओनली विच यू शुड एड फॉर क्लेंजिंग पर्पस। इज दिस वेरी मच क्लियर जोया? Yes, ma'am. Okay, am I going too fast? No, ma'am. Okay, let us go for the next. Now, this is a very important slide. अब हमने एक यहाँ पे मेथड देखा कि हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके हम CMC को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं? तो आपके पास कॉमन मेथड्स टू डिटरमाइन द CMC के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि वन ऑफ द फर्स्ट मेथड इज वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्री एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपके लैब में कंडक्टोमेट्री रहता है, पोटेंशियोमेट्री रहता है, तो वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड एज वोल्टामेट्री। इसके बारे में आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में डीप में पढ़ने वाले हैं। तो यूजिंग वोल्टामेट्री यू कैन गेट दिस उल्टा वी शेप ग्राफ। यहाँ पे इन्वर्टेड वी शेप ग्राफ दिख रहा है, तो वोल्टामेट्री गिव यू एन इन्वर्टेड वी शेप ग्राफ। तो ये जो मेरा V का पॉइंट यहाँ पे प्रोट्रूडिंग है, ये है मेरा CMC। दिस इज द पॉइंट वेयर आई एम गेटिंग माई CMC। ओके, someone is coming? No. So this is the point which is my CMC. ऐसे ही अगर कंडक्टोमेट्री यूज कर रहे हो तो कंडक्टोमेट्री मोलार कंडक्टिविटी का ग्राफ आपके सामने इस तरह से जाएगा। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये है मेरा CMC अगर मैं कंडक्टोमेट्री यूज कर रही हूँ तो। Now, third method in determining the CMC is called as surface tension. Surface tension, अगर आप surface tensiometer यूज कर रहे हैं तो ये आपका ग्राफ जाएगा इस तरह से, यानी कि पहले वो डिक्रीज होते होते आ रहा है नीचे। हाँ, अभी इस पॉइंट पे आपका सैचुरेशन मिल रहा है, तो ये पॉइंट है आपका CMC का पॉइंट। नेक्स्ट, इफ यू आर यूजिंग टर्बिडोमीटर, turbidimeter also looks something similar to your conductometer। तो टर्बिडोमीटर का ग्राफ इस तरह से है, यानी कि ये शुरू में इंक्रीज होता है, फिर बाद में एकदम स्टीप हाइक मिलता है आपको, एकदम ऐसा स्पाइक, सुपर स्पाइक मिल गया। तो आपका ये पॉइंट जो है वो आपका CMC है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट मेथड इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का ग्राफ का नेचर इस तरह से है, यानी कि शुरू में इंक्रीज एंड thereby you go on the plateau region। तो यहाँ से आपका सैचुरेशन स्टार्ट हो गया है, तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपका पूरा एरिया CMC का है। So this is the minimum amount of surfactant which you must add for your cleansing purpose. Zoya, is this much clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. Now, let me tell you, surfactants have captured everything and anything under the sky. जैसे कि अभी फायर एक्सटिंग्विशर में आप जाएंगे तो जो ड्राई पाउडर रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इट इज बेसिकली एन इमल्शन ऑफ सर्फैक्टेंट। फिर आपका शेविंग क्रीम, देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये जो आपके कैप्सूल्स, आपके टैबलेट्स जो बनते हैं, बेसिकली उसमें भी फूड ग्रेड सर्फैक्टेंट रहता है। देन दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द होल थिंग। अब एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपके घर में छोटा बच्चा या बच्ची होगी तो आप जानते हैं that 8th month of the pregnancy of mother is very critical। 8th month में क्या होता है, आपके लंग्स में पल्मोनरी सर्फैक्टेंट बनने चालू होते हैं। तो ये नेचुरल सर्फैक्टेंट है, पल्मोनरी सर्फैक्टेंट जो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल सर्फैक्टेंट। तो 8वें महीने में जब वो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, 8वें महीने में उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द 8th month pulmonary surfactants start developing, and if in the 8th month if the lady faces any complications, if she delivers a baby, then the chances of survival of the baby are very less।
क्योंकि 8वें मंथ की जो डिलीवरी रहती है उसमें बच्चा सांस नहीं ले पाता है ढंग से। इसके लिए क्यों 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 नहीं ले पाता है? क्योंकि उसके जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स है वो डेवलप ही नहीं हो पाए हैं। तो बच्चे का यस यस व्हाट इज इट? हेलो मैम ऑडियो जोया, ब्रेक हो रहा है। ऑडियो ब्रेक हो रहा है। नाउ इज माय वॉइस क्लियर? मैम क्लियर ही आ रहा है। मैम अच्छा, okay, then I think some network issues on your side. Anyway, Yes. let me continue with this. तो मैं क्या बोल रही थी? Yes, in the 8th month of pregnancy, the lady has to take utmost care because the child's pulmonary surfactant are yet to develop. इसके लिए कभी कभी आपने सुना होगा प्री मेच्योर बेबी होते हैं 7th मंथ के। तो 7th मंथ की अगर डिलीवरी होती है तो बच्चे की तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट अभी बढ़ना भी चालू नहीं किए हैं। तो उसके लिए उनको आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू उनको सर्फेक्टेंट्स देने पड़ते हैं ताकि वो सस्टेन कर पाए, वो लिव कर पाए। तो उनको इंक्यूबेशन में भी रखा जाता है। आपने बहुत अगर हॉस्पिटल विजिट किए हैं तो कुछ बहुत सारे प्रीमेच्योर बच्चों को वो लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं कि कांच की शीशी रहती है और लाइट में रखते हैं। So that is the reason that the pulmonary surfactants have not been developed. So surfactants, those natural surfactants also can be given artificially using injection. तो ये मैं बात कर रही थी आपके इधर सर्फेक्टेंट्स की। आई थिंक समवन इज गेटिंग एडमिटेड। एक मिनट, श्रुति पवार इज लेट। ठीक है, तो ये तो मैं बात कर रही थी पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स की। अब आपने अगर जेरोक्स मशीन विजिट किया है या फिर प्रिंटिंग की कोई प्रेस अगर विजिट की है तो दिस इज द इंक पार्ट। ये जो इंक जो डिस्पर्स होती है, इंक का क्या काम रहता है? जैसे ही वो पेपर पे गिरती है द नेक्स्ट सेकेंड इट स्टार्ट गेटिंग ड्राइड अप। तो ड्राइंग का काम भी सर्फेक्टेंट्स करते हैं। जैसे कि इंक अभी आपके पेपर में गिरी, प्रिंट हो गया, लेकिन अभी उसको सूखना है। तो जैसे ही आप फैन के अंडर उसको रखते हो डेफिनेटली इट शुड गो इमीडिएटली फॉर ड्राइंग, अदरवाइज क्या होता है? क्लॉटिंग होता है। So there also surfactants have an important role to play. Surfactants are used to quick dry the ink as soon as it is getting printed. Then next part is we will be going for paint formulation. अब पेंट फॉर्मुलेशन जहां जहां बेबी सरफेस का बात आएगी वहां वहां पे सर्फेक्टेंट्स आने ही है। तो जो आपके पेंट्स रहते हैं दीवारों पे लगते हैं, तो दीवार कैसे रहता है? इफ यू आर गिविंग योर हाउस टू बी पेंटेड टू अ पेंटर, what he will be doing, he will be taking a sheet, एक शीट रहती है और उसको रब करते हैं। रब करते 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 उनको क्या करते हैं? वो सरफेस को फाइन नहीं करते हैं, वो सरफेस को रफ करते हैं। रफ सरफेस अगर रहेगा तो पेंट अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर सरफेस फाइन होगा, अगर उसमें पोर्स नहीं रहेंगे, then the paint will not be distributed evenly. So there also surfactants have a very important role to play in paint formulation. Then let me talk about soaps, जिसके बारे में आप तो वाकिफ है। आज तो कोविड की जिंदगी में आपको तो हैंड वॉशेस वगैरह, सोप्स वगैरह ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो जहां जहां पे आपको लगता है कि आपका स्टेन जो निकल नहीं रहा है नॉर्मल वाटर से, वहां वहां पे आप आपके सोप यूज करते हैं। Then in my previous lecture I also spoke about food grade surfactants. तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था आइस। आइसिंग में भी, आइसक्रीम फॉर्मेशन में भी आप सर्फेक्टेंट्स डालते हैं। जहां पे क्या होता है, आपको जो आइसक्रीम रहता है वो फ्लफी हो जाता है, उसका पोर साइज बढ़ता है, उसमें एयर एंट्रैपमेंट ज्यादा होती है। एयर एंट्रैपमेंट ज्यादा कैसे होती है? जैसे कि अभी बचपन में आपने अगर वो सोप सोल्यूशन लेकर अगर फुगे फुगाए हैं एयर ब्लो करने के बाद, तो आपने वो सरफेस केमिस्ट्री उसी टाइम पे फील की है कि आपका जो फिल्म फॉर्म होती है वो बबल में कन्वर्ट होता है और वो एयर बबल लाइट होने की वजह से वो फ्लोट होता है हवा में, वो उड़ने लगता है। तो सेम प्रिंसिपल ऑल्सो इज यूज्ड इन मेकिंग दी आइसक्रीम। आइसक्रीम को बहुत ज्यादा हल्का अगर बनाना है तो उसमें एयर एंट्रैपमेंट ज्यादा होना चाहिए और एयर एंट्रैपमेंट एनेबल करता है सर्फेक्टेंट। नाउ लेडीज डेफिनेटली यूज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें आपके मेकअप किट्स भी आते हैं। तो मेकअप किट्स में भी अगर आपके स्किन को अगर छू कर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो क्या होता है, वो कॉस्मेटिक वो वेस्ट जाता है। आप नेक्स्ट टाइम उस कॉस्मेटिक को कभी भी खरीदेगी ही नहीं। लेकिन आज के दौर पे क्या हो रहा है, आपका एयर ब्रश मेकअप आया है। एयर ब्रश मेकअप क्या करता है, आपके स्किन को अगर छू कर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो क्या होता है, वो कॉस्मेटिक वो वेस्ट जाता है। आप नेक्स्ट टाइम उस कॉस्मेटिक को कभी भी खरीदेगी ही नहीं। लेकिन आज के दौर पे क्या हो रहा है, आपका एयर ब्रश मेकअप आया है। एयर ब्रश मेकअप क्या करता है,
आपके पास एक मशीन रहती है और जैसे आप परफ्यूम की बॉटल यूज करते हैं, परफ्यूम कैसे स्प्रे के टाइप में बाहर आता है, आज का मेकअप इतना ही इजी हो गया है कि आपको सिर्फ स्प्रे करना है और वो अपने आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके सरफेस के ऊपर, आपके स्किन के सरफेस के ऊपर। तो उसको बुलाते हैं एयर ब्रश मेकअप, वहां पर भी सर्फैक्टेंट्स आर यूज्ड। देन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में कैसे रहता है, जब जब कैटल, यू नो दैट लेदर इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ कैटल। जब किसी भैंस को या किसी गाय को काटा जाता है तो ऊपर का स्किन जो है वो लेदर प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आता है। बट द स्किन ऑफ द cow or the buffalo is not that much easy that you can immediately convert it into a jacket or immediately you can convert it into a belt। नहीं, उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे डैमेजेस रहते हैं, डिस्ट्रप्शन रहते हैं। तो सबसे पहले तो उसको वो सरफेस को क्लीन करने के बाद उसको टैनिंग प्रोसेस में डालते हैं। तो वो क्लीन करने के लिए भी यू नीड सर्फैक्टेंट। दिस इज व्हाट द लेदर इंडस्ट्री डज। अब ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर का लेफ्ट हैंड साइड का टॉप वाला डायग्राम जो है वो है बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या रहता है, यू हैव टू रिमूव ऑयल बाय डिगिंग डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में जब डिग करते हो तभी इवनली आपका जो रिएक्टर है वो क्रेस्ट पे जाने के लिए सर्फैक्टेंट यूज किया जाता है। और ऑयल को जब ये ऊपर निकालते हैं तभी ऑयल कैसे रहता है, वो स्टेबल नहीं रहता है। तो आपको थोड़ा बहुत क्वांटिटी उसमें सर्फैक्टेंट डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ऑयल स्टेबल होके बाहर निकालने के बाद आप ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर पाए। अगर आपने विदाउट सर्फैक्टेंट उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की, then what happens, your oil gets spoiled, your oil is not able to sustain because air around earth's atmosphere contains of oxygen। और जैसे ही और ऑयल आप ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे विदाउट एडिशन ऑफ सर्फैक्टेंट, तो क्या होता है, वो ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है और खराब हो जाता है, वो रैंसिड हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशंस ऑफ सर्फैक्टेंट in chemical industry and day-to-day life. So is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. So today's presentation I will be sharing to you in your classroom, Google Classroom. अब बहुत सारे बच्चों ने असाइनमेंट जो मैंने दिए थे वो कंप्लीट कर पाए हैं, but some of the students have not yet returned the assignment to me. So I am please requesting you that please complete your assignment homework time to time, and I am checking each one of your assignments. I am checking it. ऐसा मत समझो कि मैं असाइनमेंट दे रही हूँ तो कुछ चेक नहीं कर रही हूँ। I will be checking it and I have checked whatever assignments have come to me. I am checking it simultaneously. ठीक है, तो कल तक आपके सब होमवर्क असाइनमेंट्स you have to submit it. Right everyone, thumbs up. Okay. Now I have also circulated an attendance sheet in our Google Classroom. तो जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो खाली वाई और नो के एन के कॉलम में यस या नो बस उतना ही लिखना है और आपका नेम फिल करते जाना है वन आफ्टर दी अदर, तो ताकि मुझे पता चले एडमिशन किसने लिया है और किसने नहीं लिया है, बिकॉज आई हैव टू क्रॉस चेक विद दी शीट विच आई हैव गॉट फ्रॉम द एडमिशन डिपार्टमेंट। तो आपको 14 जुलाई तक आपका टाइम एक्सटेंड हो चुका है एडमिशन का, तो 14 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हो। But by that time we have to prepare the muster, so I am just asking for the attendance roll call. Is my instruction clear to everyone? Yes. Now let us move a little bit further. What are we going to deal with today is basically called as colloids. There was a scientist called as Graham, Thomas Graham. Zoya, is the board clear? Yes, ma'am. Yes. So there was a scientist called as Thomas Graham. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे, सॉल्युबल यानी कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो थे, उन चीजों को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा बना, क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड, और दूसरा पार्ट बना कोलॉइड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या था? इफ यू हैव हर्ड अबाउट पार्चमेंट पेपर, parchment paper, parchment paper is a membrane,
मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक मेम्ब्रेन को लेती हूँ, लेट दिस कंसिडर इट टू बी अ बैग, ठीक है, और इसमें अगर मैं डालती हूँ क्रिस्टोलॉइड्स, अगर इसमें मैं डालती हूँ क्रिस्टोलॉइड्स, तो क्रिस्टोलॉइड्स क्या करेंगे, क्रिस्टोलॉइड्स का जो साइज है वो छोटी साइज की वजह से वो इमीडिएटली इससे बाहर निकल पाएंगे। दिस इज अ पोरस मेम्ब्रेन। So immediately, as and when I am putting my crystalloids into my parchment membrane, very easily, I repeat, very easily they can come out. They can move. They can move very easily. But if I am putting my colloidal solution into this parchment membrane, then as compared to crystalloids, they have slow motion. They have slow motion. ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं निकलते, बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका स्पीड एज कंपेयर टू क्रिस्टलॉइड very लेस रहता है। So I will write here, they are not able to move very easily. मूव होंगे लेकिन एज कंपेयर टू क्रिस्टलॉइड स्लो होंगे। तो बेसिकली लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिस्टलॉइड, यानी कि क्रिस्टल शेप। Crystal shape, it is like, looks like crystal shape, looks like crystal shape। और colloid का मीनिंग क्या है? कोलो का मतलब है KOLLO, it is a Greek word। कोलो का मतलब है glue like, glue, और इसका मतलब है light। OIDS का मतलब है light, और colloid का मतलब है glue like। crystalloids are crystal like, colloids are glue like, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। For crystalloids, I can say the example is sodium chloride. Then here I can say the example is starch. बच्चे लोग आपने कभी कभी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन किए होंगे तो स्टार्च इंडिकेटर यूज किया ही होगा। तो स्टार्च इंडिकेटर जो रहता है वो बहुत ही विस्कस रहता है, बहुत ही थिक रहता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज्यादा हाई रहने की वजह से वो थिक बन जाता है। अभी उसी टाइप से आप अगर सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैसे पतला पतला रहता है। सो दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलॉइड स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज कोलॉइडल स्ट्रक्चर, यानी कि थिकनेस होने की वजह से स्टार्च का जो इंडिकेटर का जो सोल्यूशन रहता है मॉलिक्यूलर वेट की वजह से डेंस रहता है। बेसिकली these are soluble, these definitely are soluble, but one has viscosity more than the other. Getting this much clear to everyone? Okay. Now, Yes, let ma'am. me go a little bit. Okay. Let me go a little bit further. अब उसके बाद में हम लोग को we are digging deep into colloids. Colloids के बारे में हम अंदर जाएंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। होमवर्क में बहुत ही सिंपल होमवर्क है, इसका टेक्स्ट बुक में आपको जो टेबल है वो आपको मैं क्लासरूम में शेयर करूंगी। होमवर्क क्या है समझ के लेना। आपको लोअर क्लासेस में डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम भी सिखाया गया था। अगर आपको याद है तो ये 12th स्टैंडर्ड के बुक में भी आपको मिल सकता है। तो उसमें एक एग्जाम्पल था लिक्विड प्लस सॉलिड is called as सोल। उसमें एक एग्जाम्पल था लिक्विड प्लस सॉलिड इज इक्वल टू सोल। तो मैं अब बात कर रही हूँ एक सोल की, लिक्विड प्लस सॉलिड इज सोल। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो ये क्या है आपका डिस्पर्स्ड फेस, ये क्या है आपका डिस्पर्स्ड मीडियम। अब हम लोग बात करते हैं एक सोल की। सोल, it is colloid, it is a part of colloid. This is your soul. What is the time? 38. Okay, I still have time. तो ये जो है ये आपका सोल है। What is it? Liquid is dispersed medium, solid is dispersed phase. तो ये बेसिकली आपका सिल्वर आयोडाइड है जो कि सोल के फॉर्म में है। Now this colloid or this soul can have a tendency to gain charges. How is that possible? एक बीकर ले लो भैया और उस बीकर में डाल दो एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI।
तो जब भी आप एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो ये सोल के आजू बाजू में I माइनस 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 ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अभी सोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज चालू हो गया। अब इस I माइनस को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन कौन सा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम आपका काउंटर आयन यहाँ पे K प्लस 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 K प्लस। लेकिन मेन सोल के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है, याद रखो। अब इसी चीज को मैं रिवर्ट करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? एक बीकर लिया, उसमें सिल्वर आयोडाइड डाला, ये भी एक सोल है। इनिशियली आई हैड एडेड एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, नाउ आई विल ऐड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट जो सोल्यूशन है, सोल है, उसमें आई विल हैव एक्यूमुलेशन मोर ऑफ Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस। और आपका जो काउंटर आयन है कौन सा है? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट विल बी आउटसाइड, NO3 माइनस NO3 माइनस NO3 माइनस NO3 माइनस, ये बाहर की तरफ होगा, लेकिन आपके सोल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनना चालू हो जाएगा। So now this is called as this is called as negative soul and this is called as positive soul. Is this very much clear, Zoya?